सो प्रोबेबिलिटी तुम लोग सभी को पता है, हम लोग ने 9th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी किया है और 10th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी किया है। 9th क्लास में हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी किया था वो बेसिकली जो है वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच था, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कहते हैं जिसको। तो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी उसको हम लोग कहते हैं। और जो दूसरा अभी हम लोग 10th क्लास में किए वो क्लासिकल थ्योरी है ना। क्लासिकल थ्योरी और जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है उसमें क्या फर्क है कि क्लासिकल थ्योरी ये कहता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से हम लोग निकाल लेते हैं किसी भी इवेंट के अकरेंस का प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एज इन कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल दो आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो गया। और अगर हम लोग हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो गया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाता है। तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब दूसरा जो है जिसको हम लोग एम्पेरिकल थ्योरी कहते हैं, है ना, एम्पेरिकल अप्रोच बेसिकली या स्टैटिस्टिकल अप्रोच। वहां पे क्या होता है कि मेरे पास एक कॉइन है, उसको 100 टाइम्स टॉस करते हैं। 100 टाइम टॉस करेंगे, उसमें मान लो 24 टाइम हेड आया और 76 टाइम्स टेल आ गया, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगा वो नंबर ऑफ टाइम्स a particular outcome has occurred by total number of trials। हम लोग कितने बारी ट्राई कर रहे हैं, कितने बारी उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच आउटकम फेवरेबल आउटकम हैज अकर्ड, तो हेड 24 टाइम्स आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 टाइम्स हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया, 24/100 कर देंगे, 0.24 हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा उसका। क्लियर है बच्चों? क्लासिकल थ्योरी और स्टैटिस्टिकल अप्रोच ये दोनों क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके। सो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों अप्रोच जो है, इन दोनों अप्रोच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब इट्स नॉट 100% फुल प्रूफ। द प्रॉब्लम इज बोथ द थ्योरीज हैव सम सीरियस डिफिकल्टीज। पहला क्या है कि दीज थ्योरीज कैन नॉट बी अप्लाइड टू एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स। जब हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम दोगे तो इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, है ना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, राइट। सो इन क्लासिकल थ्योरी वी एज्यूम ऑल द आउटकम्स टू बी इक्वली लाइकली। ये भी हम लोग का एक एजम्पशन है कि हर आउटकम को हम इक्वली लाइकली मानते हैं। रिकॉल दैट द आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली when we have no reason to believe that one is more likely to occur than the other। बट जहां पे बायसिंग कर रखा है, तुमने कॉइन को ऐसा बायसिंग कर रखा है कि 75% ऑफ टाइम्स द हेड आएगा, तो वो बायसिंग के केस में फिर क्लासिकल थ्योरी फेल हो जाता है। सो इन अदर वर्ड्स वी एज्यूम दैट ऑल आउटकम्स हैव इक्वल चांस टू अकर, thus to define probability we used equally likely or equally probable outcome। this is logically not correct definition। तो अब क्या है, उन्होंने एक मतलब ये जो एक रशियन मैथमेटिशियन है कोलमोगोरोव, उन्होंने एक एक्सियोमेटिक अप्रोच दिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो जो कि हम लोग इसके थर्ड एक्सरसाइज में करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है वो करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोगों को जो करना है दैट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल जो क्लासिकल अप्रोच और जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच वाली चीजें हैं जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसी सब को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग ये एक्सियोमेटिक अप्रोच पे आएंगे ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तीन चीज हम लोग को इस चैप्टर में करना है। सो लेट्स प्रोसीड। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कुछ कुछ टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी में जो अभी तक हम लोग यूज करते आए हैं, थोड़ा उनको फिर से रिविजिट कर लेते हैं। तो पहला जो टर्म हम लोग सीखेंगे ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस। रैंडम एक्सपेरिमेंट कब, उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, एक आउटकम से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, मतलब हमको पहले से नहीं पता होना चाहिए कि क्या उसका आउटकम आएगा,
तभी उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम का मतलब ये कि रिजल्ट का हमें पहले से पता नहीं होता है, मतलब वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम फर्स्ट, सेकंड द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब नेक्स्ट आते हैं आउटकम्स और सैंपल स्पेस में। तो आउटकम मतलब पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। जैसे हेड आया, टेल आया, ये सब क्या है? आउटकम है, रिजल्ट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब हमने कॉइन को टॉस किया, हमको पहले से नहीं पता है क्या आएगा उसमें रिजल्ट। अब उसमें जो भी रिजल्ट आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों क्या हो गए? इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हो गए। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। हम लोग एक डाई को रोल कर रहे हैं। द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें 6 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं जो पॉसिबल है। पहला 1 आने का रिजल्ट है, 2 का है, 3 4 5 और 6। तो ये सारे हमारे आउटकम्स हैं। नाउ इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपर फेसेस ऑफ द डाई, द सेट ऑफ आउटकम्स is called sample space of the experiment। तो ये जो पूरा आउटकम का जो सेट है, सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स together is called sample space of the experiment। Thus the set of all possible outcomes of random experiment, set of all possible outcomes of random experiment is called sample space associated with the experiment। sample space को डिनोट हम कैसे करते हैं? कैपिटल एस से करते हैं। each element of the sample space is called a sample point। जो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं उनको स्पेसिफिकली सैंपल पॉइंट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ईच आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज आल्सो कॉल्ड सैंपल पॉइंट। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें, पहला एग्जाम्पल है 2 कॉइन्स, अ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, 2 कॉइन, अ 1 रुपी कॉइन एंड अ 2 रुपी कॉइन। मतलब ये दोनों डिस्टिंक्ट कॉइन्स हैं, अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनको। आर टॉस्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में यहाँ पे पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, है ना? पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, दोनों पे हेड आ गया, दोनों पे टेल आ गया। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इन चारों पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम सेट के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया इस एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? यस सर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, राइट? आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में h, t करके और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर भी करके कर सकते थे, बट वो और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा चीजों को, इसलिए हम लोग वैसे नहीं रिप्रेजेंट करते। सेकेंड वाले पे आते हैं, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, वन इज ब्लू एंड द अदर इज रेड। तो हमारे पास 2 डाइस है, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का। तो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब एक पे 1 आएगा और दूसरे पे 2 आएगा, तो ये अलग अलग हुआ। और 1 और 1 दोनों पे भी आया तो भी अलग हुआ, ब्लू का 1 और रेड का 1, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 36 है। पूरा सैंपल स्पेस बनाओगे तो हमें पता है, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो 1,1, राइट? उसके बाद है हमारा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ये 6, मतलब पहले वाले डाइस पे 1 आया, सेकंड वाले पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, तीसरे पे 3, और इस तरह से ये हम लोगों ने बनाया। उसके बाद 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6 हो गया। फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। उसके बाद 4,1, 4,2, 4,3,
4 4 4 5 4 6 हो गया। उसके बाद पहले पे 5 फिर 1, दूसरे पे 5,2 5,3 5,4 5 5 और 5 6। उसके बाद लास्ट 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। ये हमारे पूरे सैंपल स्पेस हो गए। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स करोगे तो 6 into 6 36 एलिमेंट्स। So number of element of this sample space is 36. क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. तीसरा वाला है, in each of the following experiment specify appropriate sample space. A boy has a 1 rupee coin, a 2 rupee coin and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. तो अब हमें जो इसका बनाना है, जो सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है? तो मान लो अब हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, एक 1 रुपी का है, एक 2 रुपी का है और 5 रुपी का कॉइन। हम लोग को 2 कॉइन इसमें से चूज करना है। तो पहले 1 2 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 5 1 आ सकता है और 5 2 आ सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। सेकेंड वाला कह रहा है, a person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स along a busy highway during a year. तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 0 एक्सीडेंट्स, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी हो सकता है। ठीक है, तो पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वाला जो ये सैंपल स्पेस है, देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट्स टू दिस सैंपल स्पेस, इन दिस सैंपल स्पेस। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. फोर्थ कह रहा है, कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, तो 3 ब्लू और 4 व्हाइट बॉल है। इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग के पास देखो 3 ब्लू बॉल है, तो हमारे पास कॉइन है जो कि हेड और टेल शो कर सकता है। उसके बाद ब्लू बॉल्स 3 है, B1 B2 B3, 3 ब्लू बॉल्स हैं। और उसके अलावा जो 4 व्हाइट बॉल है, तो W1 W2 W3 और W4। और उसके बाद जो डाई है उसमें 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ये चीज हम लोग शो कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि अभी सैंपल स्पेस कैसे बनाना है। अगर आपको हेड आ रहा है, इफ इट शोज हेड, तो सैंपल स्पेस में पहले हम लोग आते हैं कि भाई हेड आया। जब हेड आया तो हेड के साथ कोई भी बॉल ले लेंगे,
तो हेड के साथ B1 बॉल ले लेते हैं, HB1 हो गया, मान लो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं HB1। उसके बाद हेड आया तो उसमें से B2 ले सकते हैं, हेड आया तो B3 ले सकते हैं, हेड पे W1, हेड आया W2 हम चूज कर सकते हैं, हेड पे W3 चूज कर सकते हैं और हेड पे W4 चूज कर सकते हैं। ये तो तब आया, तब सारे एलिमेंट हैं जब हेड आता है। जब टेल आएगा तो साथ में हम डाई को थ्रो करेंगे, 1 आ सकता है उसमें, टेल आने पे 2 भी आ सकता है, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6. So these are all the possible outcomes in this experiment. So ये sample space हो गया, सारे set of all possible outcomes in an experiment. क्लियर है बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. फिफ्थ वाला कह रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स. ठीक है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस. तो कॉइन को रिपीटेडली हम लोग फेंकेंगे जब तक हेड ना आ जाए. मतलब एक तो या तो पहले वाले में ही हेड आ गए, वहीं पे रुक गए. दूसरा जो है कि पहले वाले में टेल आया, दूसरा हेड आया, वहां पे रुक गए. तीसरे में मान लो फर्स्ट टेल, सेकंड भी टेल, तीसरे में हेड आया तो वहां रुकेंगे, थर्ड वाले पे रुकेंगे. टेल 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 और उसके बाद हेड आया, है ना. 4 टेल आया, उसके बाद हेड आया, राइट, एंड सो ऑन. ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा. समझ में आया ना कि देखो टॉस करते हैं, तब तक टॉस करते रहेंगे जब तक हेड नहीं आया. पहले वाले में ही हेड आ गया, यहीं रुक गए. पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, रुक गए. 3 टॉस के बाद रुकने का मतलब पहले दोनों पे टेल आया होगा, तीसरे पे हेड आया, तभी हम लोग रुके. लास्ट वाले पे हेड लिखेंगे, बाकी सब पे टेल लिखते जाएंगे. इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा इस सैंपल स्पेस में. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे. फटाफट करना शुरू करो ये, मैं पीछे से बनाऊंगा. आईसीएससी वाले बच्चों, आईएससी वाले बच्चों जो है वो प्रोबेबिलिटी का 15.1 उनका हम लोगों ने कवर कर लिया, है ना. तो ये 15.1 इज सिमिलर टू ये जो 16.1 हम लोग कर रहे हैं. तो घर पे बैठ के 15.1 वाला एग्जाम्पल भी कर लेना और एक्सरसाइज भी कर लेना. ठीक है? यस सर. सबके पास किताब है कि नहीं है, एमएल अग्रवाल? हाँ सर, है स्कूल वाली. हम लोग के पास नहीं था, खरीद लिए ना. यस. अभिद्या, है किताब तुम्हारे पास? यस सर है. पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. तो इसका अगर हम लोग सैंपल स्पेस पहले वाले का बनाएंगे तो S इज इक्वल टू, तीनों पे हेड आ गया, हेड हेड हेड, 2 पे हेड, 1 पे टेल. तो इसके 3 ऑप्शंस होंगे, HHT, HTH और THH. और उसके बाद एक हेड 2 टेल, मतलब हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड. उसके बाद हमारे पास है तीनों टेल, टेल टेल टेल. फर्स्ट वाला हो गया.
सेकंड वाला कह रहा है डाइस थ्रोन 2 टाइम, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, है ना। अभी हम लोगों ने किया था सैंपल स्पेस, जहां पे कि 1,1 से लेके इधर 1,6 तक हमने लिखा था, और यहाँ पे 6,1 से लेके 6,6 तक 36 एलिमेंट्स हमने जो लिखा था, वो हमारा सैंपल स्पेस हो गया सेकंड वाले। तीसरा है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो थर्ड वाले में 4 टाइम्स में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड 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 हेड, चारों हेड हो गया। उसके बाद 3 हेड वाले सारे, मतलब हेड 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 और उसके बाद टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड। अब उसके बाद 2 हेड 2 टेल, मतलब हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, राइट। उसके बाद टेल हेड राइट, और टेल टेल हेड हेड, उसके बाद आता है हमारा हेड टेल टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड टेल, ठीक है। अब हमारे पास 3 टेल 1 हेड करेंगे, तो उसमें टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, और चारों टेल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो डेटा है 3, 3, 16, एक कम होगा ना, 3, 6, नहीं ठीक, क्लियर है बच्चों। Yes, sir. फोर्थ वाला कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन, तो मतलब जो सैंपल स्पेस होगा, पहले तो हेड के साथ सारे एलिमेंट्स निकाल लो, हेड और 1, ठीक है। उसके बाद हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आएगा, हेड के साथ 5 आएगा, और हेड के साथ 6 आएगा। दूसरा है टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आएगा, टेल के साथ 3 आएगा, टेल के साथ 4 आएगा, टेल के साथ 5 आएगा, और टेल के साथ 6 आएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं ये 5th से लेके 8th वाला। 5th वाला कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड एंड देन डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो डाई को तभी रोल करेंगे जब हेड आएगा, मतलब कि जो पहला एलिमेंट अगर हेड है तब डाई को रोल कर देंगे, तो H,1 आ गया, H,2 है, H,3 है, H,4 हो गया, H,5 एंड H,6। अगर टेल आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, टेल पे वहीं पे रुक जाएंगे। क्लियर है बच्चों? सिक्स्थ वाला कह रहा है 2 boys and 2 girls आर इन अ रूम X
1 boy and 3 girls are in room Y. So 2 boy and 2 girls here, and 1 boy and 3 girls in room Y. Now specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. So देखो sample space 6th वाले का अगर देखेंगे S is equal to room select करते हैं पहले X, और इसमें 2 boys and 2 girls है. X में B1 को select करेंगे पहले, ठीक है, X B1, X B2, X G1 और X G2, ठीक है. अब अगर दूसरा रूम सेलेक्ट करते हैं Y, तो यहाँ 1 बॉय है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तीसरा नंबर बॉय है, 2 बॉय इधर ऑलरेडी आ गया, ये तीसरा नंबर बॉय है, तो उसको अलग से नाम देने के लिए YB3 करते हैं. उसके बाद 3 और गर्ल है, तो 2 गर्ल हम लोग ले चुके हैं, 3rd 4th 5th गर्ल इसमें है, तो YG3, YG4 एंड YG5. तो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा, क्योंकि ये दोनों बॉय को डिस्टिंग्विश करना होगा ना, ये दोनों बॉय और इस बॉय को डिस्टिंग्विश करना होगा. तो इनको अगर B1 B2 हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इनको B1 B2 लिख रहे हैं, इनको G1 G2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे B3 आएगा और यहाँ पे G3 G4 और G5 आएगा. क्लियर है बच्चों? अब 7th वाले पे आते हैं. 7th क्वेश्चन कह रहा है हमें कि भाई 1 die of red color, 1 of white color and 1 of blue color are placed in the bag. 1 die is selected at random and rolled. Its color and the number on the uppermost face is noted. Describe the sample space. भाई यहाँ पे ना रेड, व्हाइट और ब्लू है, तो रेड के साथ 1 आ रहा है R1, ठीक है, रेड के साथ 2 आ रहा है R2, R3, R4, R5 और R6 हो गया. व्हाइट के साथ सेम 6 कलर्स, 6 आएंगे, 1 to 6 नंबर्स आएगा, तो W1, W2, W3, W4, W5, W6. व्हाइट के बाद ब्लू कलर में 6 कलर्स आएंगे, 6 नंबर्स आएंगे, B1, B2, B3, B4, B5 and B6. Now we have ये तो सैंपल स्पेस हो गया हमारा 7th वाला. 8th वाला, an experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. ठीक है. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy and girl in the order of their birth? तो जो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा, दोनों बॉय हो जाए, BB, 2 बच्चे होने, तो BB, BG, GB एंड GG, मतलब कि दोनों बॉय, पहला बॉय दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय और दोनों गर्ल. These are all the possible sample spaces, possible elements in the sample spaces. Second वाला अगर हम लोग देखते हैं, what is the sample space if we are interested in the number of girls in the family? तो number of girls in the family या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा. Is it clear? तो यहाँ number of girls को बस हम लोग specify करेंगे. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे आते हैं. A box contains 1 red and 3 identical white balls. ठीक है, तो एक बॉक्स है, इसमें 1 रेड और 3 white balls है. ठीक है. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. तो 2 बॉल को चूज करना है, तो सैंपल स्पेस हमारा होगा, अगर हम लोग पहला रेड करते हैं तो व्हाइट RW1 हो गया,
RW2 हो गया, RW3 हो गया, है ना। दूसरा अगर हम लोग W1 पहला चूज करते हैं, आइडेंटिकल है तो हम सिर्फ W ले सकते हैं क्या? मतलब 3 स्पेसिफाई ना। आइडेंटिकल है, अच्छा अच्छा, वो मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी। हाँ W ही लेंगे बेटा, आइडेंटिकल है ना यहाँ पे, माय बैड। सो इसमें रेड हो गया और वाइट हो गया, दोनों वाइट हो गए, पहले में वाइट दूसरे में रेड हो गया। 10th वाला है, an experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occurs. If a tail occurs on the first toss, then die is rolled once. Find the sample space. अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 10th वाले में sample space होगा, an experiment consisting of tossing a coin then throwing it second time if head occurs. तो मान लो पहले हेड आया तो हम लोग फिर से इसी को थ्रो करेंगे, कॉइन को, हेड हेड, पहले में हेड आया तो फिर टेल, हेड टेल। अब पहले में अगर टेल आ गया तब फिर हम लोग डाई को रोल कर लेंगे, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो ये हमारा सारे पॉसिबल आउटकम्स हो। मतलब पहले में हेड आएगा तभी दूसरे बार कॉइन को टॉस करेंगे, अदरवाइज अगर टेल आ गया तो फिर डाई को रोल करके उसके 6 जो हैं 6 पॉसिबल आउटकम्स डाई के उसके साथ पेयर कर। 11th वाला कह रहा है, सपोज 3 bulbs आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट, each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space of this experiment. तो 3 बल्ब को हम लोग चूज कर रहे हैं, राइट, उसमें या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। पहला, तीनों डिफेक्टिव हो गए, 2 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, DND और NDD, मतलब कि 2 डिफेक्टिव, पहले वाले दोनों डिफेक्टिव है, लास्ट वाला नॉन डिफेक्टिव है। यहाँ पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, यहाँ पहला नॉन डिफेक्टिव और दोनों डिफेक्टिव हो। उसके बाद हमारे पास 1 डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव, DNN, NDN और NND, और तीनों नॉन डिफेक्टिव। So these are the 8 possible outcomes. 12th वाला कह रहा है, a coin is tossed, if the outcome is a head, a die is thrown. If the die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for the experiment? तो यहाँ पे कॉइन को सबसे पहले हम लोग टॉस करते हैं, सैंपल स्पेस, तो हेड आ गया मान लो, तो इसमें डाई को फेंका, H1 आ गया, H1 आ गया। अब उसके बाद फिर दूसरे वाले में H2 आया, 2 आने पे फिर से हम लोग डाई को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो पहले तुम क्या करो, तो 2 आने पे डाई को फेंक रहे हैं तो H21 हो जाएगा, H22 हो जाएगा, H23 हो जाएगा, H24 हो जाएगा, H34 हो जाएगा, H35, सॉरी H25 और H26। उसके बाद H3 आया तो वहीं पे रुक गया, H4 आने पे फिर से हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, उसको डाई को थ्रो करते हैं, H41, H42, H43, H44, H45, H46, H5 आने पे वहीं पे रुक गए, H61, H62, H63, H64, H65 और H66। उसके बाद कह रहा है, if the die shows up an even number of dice, what is the sample space? और उसके बाद अगर टेल आ गया तो टेल आने पे वहीं पे।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. 13th क्वेश्चन है, the number 1, 2, 3 and 4 are written separately. ठीक है, सेपरेटली का स्पेलिंग देखो कितना अच्छा इन्होंने लिखा है, NCERT जय हो. So number 1, 2, 3 and 5, 4 are written separately on 4 slips of paper. Okay. Now the slips are put in box and mixed thoroughly. A person draws the 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Describe the sample space for the experiment. तो sample space यहाँ पे 1, 2 आ गया, ठीक, उसके बाद 1, 3 आ जाएगा, 1, 4 आ सकता है, 2, 1, 2, 2, सॉरी 2, 2 कह रहे हैं, 2, 3, 2, 4, 2, 2 नहीं हो सकता है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है. उसके बाद 3, 1, 3, 2 और 3, 4, 4, 1, 4, 4, 2 और 4, 3. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 14th वाला है, an experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. तो 14th वाला हम लोग कर रहे हैं, sample space जो है, rolling a die and then tossing a coin once if the number, so tossing the coin once if the number in the die is even. तो हम लोग के पास इवन वाला पहले हम लोग कंसिडर करते हैं. सो 2 के साथ अगर हम लोग पहले पेयर करेंगे तो 2 के साथ एक बार कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो 2 हेड, 2 एच, 2 टेल, उसके बाद 4 एच, 4 टेल, उसके बाद 6 एच, 6 टेल. अब कह रहा है कि if the number on the die is odd, 1 कर दिया तो coin is tossed twice, 1 HH, 1 HT, ठीक है, 1 TH, 1 TT. उसके बाद 3 में आएगा 3 HH, ठीक है, 3 हेड टेल, 3 टेल हेड, 3 टेल टेल. उसके बाद 5 हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड, 5 टेल टेल. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 15th वाला है, coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. सबसे पहले तो shows a tail, तो tail अगर show करेगा तो बॉल हम लोग निकाल रहे हैं, 2 रेड और 3 ब्लैक है, TR1, TR2, TB1, TB2 एंड TB3. अब हेड आने पे कह रहा है एक्सोज हेड वी थ्रो अ डाई, मतलब H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. 16th पे आते हैं, a die is thrown repeatedly until a 6 comes. What is the sample space for this experiment? तो सैंपल स्पेस में पहले बार में ही 6 आ गया, रुक गए वहीं पे. पहले बार में 6 नहीं आया, पहले बार में 1 आया और उसके बाद 6 आया.
ठीक है, वहां पे रुक गए। पहले बार में 2 आया, फिर 6 आया, 3 6 4 6 5 6, और उसके बाद पहले बार में 1 आया, उसके बाद फिर से 1 आया, ठीक है, और उसके बाद 6 आया। पहले बार में 1, फिर 2 और उसके बाद 6, 1 3 6 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। अरे समझ में? Yes, sir. सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके सैंपल स्पेस में होंगे। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। भाई इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो सैंपल स्पेस में जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका अगर हम लोग सबसेट निकालते हैं तो वो सबसेट जो है किसी न किसी एक इवेंट को डिफाइन कर रहा हो। अकरेंस ऑफ एन इवेंट का मतलब कि द इवेंट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस इज सेड टू हैव अकर्ड if the outcome omega of the experiment is such that omega belongs to E। मतलब इवेंट जो है सबसेट, उस इवेंट का अगर एक एलिमेंट है ओमेगा और वो ओमेगा हुआ है तो हम कहते हैं कि ये इवेंट हैज बीन अकर्ड। ठीक है, एक इवेंट में कुछ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैं, उसका कुछ सबसेट जो है इवेंट हो गया, एक सबसेट। उस इवेंट का वो जो सबसेट है कैपिटल ई, उस इवेंट में से, उस सबसेट में से कोई भी अगर एलिमेंट, कोई भी जो पर्टिकुलर आउटकम है अगर हुआ है तो हम कहते हैं दैट इवेंट हैज अकर्ड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे। तो इवेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स दे हैव। ठीक है, तो ये जो इवेंट है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स दे हैव। पहला इवेंट है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा जो कभी भी अकर ना करे। The empty set phi and the sample space S describe events. So in fact phi is called an impossible event and S, that is the whole sample space, is called the sure event. ठीक है, तो जो empty set होगा वो impossible event होगा, है ना, और जो पूरा set है whole sample space is called the sure event. सिंपल इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंपल इवेंट कहते हैं. सो इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट. So in a sample space containing n distinct elements, there is exactly n simple element. For example, in the experiment of tossing two coins, a sample space is H, head, 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 tail, tail, head, and tail, tail. So there are 4 simple events possible here. अलग अलग सिंगल एलिमेंट्स का जैसे सिंगलटन सेट होता था ना, वैसे ही उसको सिंपल इवेंट कहते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में. So there are 4 simple events corresponding to this sample space. These are head head, head tail, tail head और tail tail. तो ये E1, E2, E3 और E4 ये सारे सिंपल इवेंट कहलाएंगे. क्लियर है बच्चों? Compound events. So if an event has more than one sample point, it is called a compound event. तो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होगा तो उसको कंपाउंड इवेंट करेंगे. For example, in the experiment of tossing a coin thrice, the event EFG, E मतलब exactly one head appears, F मतलब at least one head appears, और G मतलब at most one head appeared, right? So all the compound events. So for example, in the experiment of tossing a coin thrice, ये सारे जो events हैं EFG, so exactly one head appeared, मतलब हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, इसमें देखो 3 एलिमेंट्स हैं, राइट? सो सबसेट ऑफ S associated with these events as this. Each of the above subset contain more than one sample point.
hence they are all compound events. ऐसे इवेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स हैं तो उसको कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं. ठीक है. पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं मेरा सिर क्यों जाग जाता है, उसको पता नहीं क्या बोलना होता है, पागल कहीं. हाँ जी, चलो आगे चलते हैं. तो F वाला है एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड. एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड मतलब या तो वन हेड वाला होगा, टू हेड वाला होगा या तीनों हेड वाला होगा. यहाँ पे भी एक से ज्यादा आउटकम्स हैं, बिकॉज एक से ज्यादा आउटकम्स हैं इसीलिए इसको भी कंपाउंड इवेंट कहेंगे. और एटमोस्ट वन हेड अपीयर्ड, तो एटमोस्ट वन हेड का मतलब या तो जीरो हेड या वन हेड, तो वहां पे भी चार एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये फिर से एक कंपाउंड इवेंट कहलाए. सो सिंपल इवेंट जहां पे कि एक ही आउटकम है पॉसिबल उसमें, और कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल. क्लियर बच्चों? क्लियर है बेटा? Yes. अब algebra of events. So complementary event. So for every event A, there corresponds another event A called the complementary event to A. It is also called A dash, जिसको कहते हैं another event A dash called complementary event to A. It is also called the event not A. For example, take the experiment of tossing 3 coins. An associated sample space इसका क्या होगा? Head head head, head head tail, head tail head, tail head head, head tail tail, tail head tail, tail tail head और tail tail tail. तो ये हमारा बेसिकली ये सैंपल स्पेस हो गया, राइट. इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, राइट. अब इसमें कह रहा है कि जो एक इवेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल और टेल हेड हेड, बी द इवेंट ऑफ ओनली वन टेल अपीयर्स. सो clearly for the outcome head tail tail, the event A has not occurred, but we may say that the event not A has appeared. Thus with every outcome which is not in A, we say that not A occurs. तो अब A dash तुम निकालोगे तो सैंपल स्पेस में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सैंपल A स्पेस में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा उसको A कॉम्प्लीमेंट हम लोग कहते हैं. सो एन इवेंट not A means sample space minus elements in A. तो वही चीज यहाँ पे दे रखा है, देखो set S minus A कर देंगे तो event not A आ जाएगा, A dash. क्लियर बच्चों? Yes, sir. इवेंट A और B है ना, और का हम लोग को पता ही है, सेट में यूनियन से डिस्क्राइब कर देते हैं उसको. So recall that union of two sets A and B denoted by A union B contains all those elements which are either in A or in B or in both, है ना. तो यही चीज यहाँ पे इसके साथ भी है, इवेंट के साथ भी. When the sets A and B are two events associated with sample space, then A union B is the event, either A or B or both. This event A union B is called A or B. So event A or B is A union B. That element belongs to A or element belongs to B. Next है event A and B. Event A and B intersection में transform हो जाता है. We know that intersection of two sets A intersection B is the set of those elements which are common to both A and B. That is, which belong to both A and B. So A and B are two events, then A intersection B denotes the event A and B. For example, in the experiment of throwing a die twice, let A be the event, score on the first throw is 6, and B is the event, sum of the two score is at least 11. Then A क्या होगा? A ये सारे elements होगा. अब B क्या होगा? At least 11, मतलब 6 5 6 5 6. At least 11 में क्या क्या आएगा? या तो 6 5 आएगा और 6 6 आएगा और 5 6 आएगा. अब A इंटरसेक्शन B करना है तो उसमें 6 5 और 6 6 ही आएगा.
So note that set A intersection B may represent the event. The score on first throw is 6 and sum of the score is at least 11. दोनों साथ में अगर हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो दोनों जहां पे एंड आया इसका मतलब हम लोग इंटरसेक्शन कर देंगे इवेंट ए और इवेंट बी का। क्लियर है बच्चों? ठीक है, हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई थिंक 2 more classes would be needed to complete this. Next 2 classes we'll try and finish this off. Okay? सर मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में करेंगे।